Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Muaz Sood, your professor of physics. स्टूडेंट्स, आपको हम श्योर याद होगा कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने मॉडर्न फिजिक्स के सिलसिले में अपना यूनिट नंबर 10 8 डिस्कस किया था कि जिसमें हमने तीन टॉपिक्स देखे थे, एनर्जी ऑफ फोटोन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड वेव पार्टिकल टू नेचर गिवन बाय डी ब्रॉगली। आज हमने इसी सिलसिले में अपना टेस्ट नंबर 13 डिस्कस करना है जो इसी यूनिट को डील कर रहा है। सो आइए अपना काम शुरू करते हैं। Question number 86. The energy of a photon of frequency f, wavelength lambda and momentum p is given by. Now आप सबको अच्छी तरीके से आइडिया है, ये आइंस्टाइन की बड़ी फेमस इक्वेशन E इक्वल्स mc स्क्वायर की, जिसको मैं क्या लिख सकता हूं, mcc। Now ये mc क्या है, मोमेंटम ऑफ द फोटोन, तो ये क्या बन गया, E इक्वल्स pc। और आप सबको पता है कि c किसके बराबर होता है फोटोन के लिए, f लैम्डा। तो इस mc की जगह क्या आ गया, p, और इस C की जगह क्या लिखा जा सकता है, F लैम्डा। तो एनर्जी ऑफ द फोटोन कम्स आउट टू बी P F लैम्डा। आपके 86th एमसीक्यू का आंसर क्या होगा, डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 87. द मोमेंटम ऑफ फोटोन इज P, द फ्रीक्वेंसी एसोसिएटेड विद इट गिवन बाय। आपके पास एक फोटोन है, उसका मोमेंटम क्या है, P है, आपने उसके एसोसिएट करने वाली फ्रीक्वेंसी बतानी है। इसमें हम क्या करेंगे कि दो एनर्जीज को आपस में इक्वेट कर देंगे। एक इक्वेशन दी थी मैक्सवेल प्लैंक ने विच वॉज HF, और दूसरी क्वेश्चन अभी हमने डिस्कस की mc स्क्वायर यानी आइंस्टाइन की क्वेश्चन से निकली है, दैट इज pc। तो यहां से h जो इधर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, उधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो फ्रीक्वेंसी कम्स आउट टू बी pc ओवर h। 87 एमसीक्यू का आंसर क्या होगा, अल्फा। क्वेश्चन नंबर 88. अ बीम ऑफ ऑरेंज लाइट, अ बीम ऑफ ब्लू लाइट, अ बीम ऑफ इंडिगो लाइट एंड अ बीम ऑफ वायलेट लाइट have exactly the same energy. Which beam contains the greater number of photons and which beam contains the smallest number of photons? Now आपके पास कुछ लाइट थी कि जिनके कलर्स थे, पहली वाले का कलर था ऑरेंज, दूसरे का था ब्लू, तीसरे का था इंडिगो और चौथे का क्या था, वॉयलेट। इन तमाम लाइट की एनर्जीज क्या थी, सेम थी। आपसे पूछा क्या जा रहा है, इनमें से किस लाइट के पास फोटोन सबसे ज्यादा होंगे और इनमें से किस लाइट के पास फोटोन सबसे कम होंगे। एन नंबर ऑफ फोटॉन्स के लिए फॉर्मूला एनर्जी का क्या होता है, E इक्वल्स एन एच सी बाय लैम्डा। इसमें E फोटोन की एनर्जी, एन नंबर ऑफ फोटॉन्स, H प्लैंक्स कांस्टेंट, C इज द स्पीड ऑफ फोटोन एंड लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ द फोटोन और वेवलेंथ ऑफ द लाइट। यहां से अगर मैं n की वैल्यू निकालूं तो वो किसके बराबर आ जाएगी, E लैम्डा ओवर एच सी। H कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट, C स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ फोटोन कांस्टेंट, E अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन तमाम लाइट्स की एनर्जीज भी क्या है, सेम है। कांस्टेंट इसका क्या मतलब हुआ कि नंबर ऑफ फोटोन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। तो इनमें से किस लाइट के पास नंबर ऑफ फोटोन सबसे ज्यादा होंगे जिसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगी, एंड अमंग द गिवन कलर्स द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इज दैट ऑफ ऑरेंज। सो सबसे ज्यादा फोटोन्स किसके पास होंगे, ऑरेंज के पास। और इनमें से सबसे कम फोटॉन्स किसके पास होंगे, जिस लाइट की वेवलेंथ सबसे शॉर्टेस्ट होगी, एंड अमंग द गिवन कलर्स द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इज ऑफ वॉयलेट। तो सबसे कम फोटॉन्स किसके पास होंगे, वॉयलेट के पास। आई रिपीट, सबसे ज्यादा फोटॉन्स किसके पास होंगे, सबसे ज्यादा वेवलेंथ वाली, सबसे लंबी वेवलेंथ वाली ऑरेंज के पास, और सबसे कम फोटॉन्स किसके पास होंगे, सबसे छोटी वेवलेंथ वाली अमंग द गिवन कलर्स वॉयलेट के पास। आपके 88 एमसीक्यू का आंसर होगा ऑरेंज एंड वॉयलेट, यानी 88 एमसीक्यू का आंसर क्या होगा, डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 89. Two photons have the wavelength of 450 nanometer and 1350 nanometer. The ratio of their respective frequencies is. Now फोटोन के लिए आप सबको पता है कि C किसके बराबर होता है, F लैम्डा। तो F किसके बराबर हो जाएगा, C बाय लैम्डा। ये क्या शो कर रहा है कि फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहां से अगर मैं रेशियो निकालूं तो F1 ओवर F2 इक्वल्स लैम्डा 2 ओवर लैम्डा 1। लैम्डा 2 वो वेवलेंथ के जिसका जिक्र एमसीक्यू में बाद में है, यानी 1350, और लैम्डा 1 वो वेवलेंथ के जिसका जिक्र एमसीक्यू में पहले है, यानी 450। 1350 बाय 450 कम्स आउट टू बी 3 और 3 रेशियो 1। आपके 89th एमसीक्यू का आंसर क्या होगा, डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 90. विजिबल रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन स्पेक्ट्रम रेंजेस। हमने पूरा रीजन डिस्कस किया था, अगर आपको लेक्चर याद हो, कि जिसमें हमने लॉन्ग रेडियो वेव से लेकर तो गामा रेज तक का मुकम्मल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम डिस्कस किया था, जिसके दरमियान में विजिबल रीजन लाइक करते हैं वो लाइट्स होती हैं जो हमें हाली आंख से दिखाई देती हैं। रेड कलर से स्टार्ट होकर वॉयलेट पे खत्म हो रहा होता है, जिसमें रेड की वेवलेंथ तकरीबन कितनी होती है, 700 नैनोमीटर, और वॉयलेट की वेवलेंथ तकरीबन कितनी होती है, 400 नैनोमीटर। आपके 90th एमसीक्यू का आंसर क्या आएगा, 400 नैनोमीटर टू
700 नैनोमीटर, दैट इज अल्फा। क्वेश्चन नंबर 91, अकॉर्डिंग टू क्वांटम थ्योरी विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। चलिए एक एक ऑप्शन देख लें। अल्फा क्या है? एनर्जी इज एमिटेड और अब्सॉर्ब्ड एज अ कॉन्टिन्यूअस वेव। ये क्लासिकल फिजिक्स कहती थी, क्वांटम नहीं, क्योंकि क्वांटम थ्योरी के मुताबिक एनर्जी कॉन्टिन्यूअस वेव की शक्ल में रिलीज या अब्सॉर्ब नहीं होती, बल्कि एनर्जी के पैकेट्स, पार्टिकल्स या बंडल्स की शक्ल में रिलीज या अब्सॉर्ब होती है, कि जिसको मैक्सवेल प्लैंक ने क्वांटा का नाम दिया था और आइंस्टाइन ने फोटोन का नाम दिया था। तो अल्फा ऑप्शन इज रॉन्ग। अब बीटा देखें, एनर्जी इज एमिटेड और अब्सॉर्ब्ड इन द डिस्क्रीट पैकेट्स। यहां से आगे हमें कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। 91st एमसीक्यू का आंसर क्या होगा? बीटा। और ये जो डिस्क्रीट या इंटेग्रल पैकेट्स होते हैं, इनको क्वांटा या फोटोन का नाम दिया जाता है। लेकिन चलें अगले ऑप्शन भी देख लेते हैं। चार्ली, इंटेंसिटी वेवलेंथ कर्व्स ऑब्टेन फ्रॉम अ ब्लैक बॉडी रिप्रेजेंट लाइन स्पेक्ट्रम। जो ब्लैक बॉडी से हासिल होने वाला इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ है, वो लाइन स्पेक्ट्रम नहीं होता, वो कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम होता है। लास्ट ऑप्शन देख लें, रेडिएशन एनर्जी फ्रॉम अ सोर्स इज कॉन्टिन्यूअस रादर देन कंसिस्टिंग ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। मैं इस पर तफसीली बहस कर चुका हूं। 91st का आंसर होगा बीटा। क्वेश्चन नंबर 92, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? असेंडिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसीज ऑफ गिवन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या है कि आपने सबसे पहले वो वेव्स लिखनी है जिनकी फ्रीक्वेंसी कम है, और आपसे सबसे लास्ट में वो वेव्स लिखनी है जिनकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। यानी आपने वो पैटर्न बताना है कि जिसको फॉलो करते हुए फ्रीक्वेंसी में क्या होगा? इजाफा होगा। तो अगर आपको याद हो तो इस स्पेक्ट्रम हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, कि जिसमें आपका स्पेक्ट्रम लॉन्ग रेडियो वेव से स्टार्ट होकर कहां तक जाता था? गामा रेस तक जाता था। मैंने आपको बताया था कि लॉन्ग रेडियो वेव से गामा रे तक जाते हुए फ्रीक्वेंसी, एनर्जी, मोमेंटम में क्या होता है? इजाफा होता है, वेवलेंथ में कमी होनी शुरू हो जाती है। आपके 92nd एमसीक्यू का आंसर होगा डेल्टा। यानी सबसे पहले लॉन्ग रेडियो वेव्स आएंगी, फिर इंफ्रारेड आएगी और फिर अल्ट्रावायलेट आएगी। क्वेश्चन नंबर 93, a cesium photocell with a steady potential difference of 60 volt source is illuminated by a small bright light placed 4 meter away. When the same light is placed 1 meter away, the electrons crossing the photocell. यहां पे याद रखिएगा कि हम पहले भी पढ़ चुके हुए हैं कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स इन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। लेकिन थोड़ी सी नई बात, ये दोनों पैरामीटर्स सोर्स के मेटल प्लेट के साथ फासले के, यानी डी के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। मैं फिर बोल रहा हूं कि जो दोनों पैरामीटर्स हैं, इंटेंसिटी ऑफ लाइट या नंबर ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं किसके? डी के स्क्वायर के। जबकि डी क्या है? सोर्स से लेके मेटल तक का फासला। अब जरा ध्यान से देखिएगा तो आपके पास पहला फासला कितना था? 4 मीटर, और दूसरा फासला कितना था? 1 मीटर। यानी आपने डिस्टेंस में 4 गुना की कमी कर दी। अब मैं अगर इधर आऊं तो जब डिस्टेंस में 4 गुना की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। तो 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16। तो करंट में, इंटेंसिटी में या नंबर ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स में इजाफा होगा। कितने गुना इजाफा होगा? 16 टाइम्स इजाफा होगा। आपके 93rd एमसीक्यू का आंसर क्या आएगा? डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 94, द फोटो इलेक्ट्रिक थ्रेशोल्ड फॉर सम मटेरियल इज 375 नैनोमीटर। नाउ दिस इज लैम्डा नॉट. The material is irradiated with the radiations of wavelength 425 nanometer. Now this is lambda, or wavelength of the falling or incident light. The maximum kinetic energy of the emitted photoelectrons is. याद रखिएगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए मैंने कंडीशन लेक्चर में भी डिस्कस की थी कि फॉल करने वाली लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से या तो ज्यादा होनी चाहिए या उसके इक्वल होनी चाहिए। लेकिन चूंकि आपको पता है कि फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ की क्या होती है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो अगर मैं यही कंडीशन फ्रीक्वेंसी की बजाय किस शक्ल में लिखूं? वेवलेंथ की शक्ल में लिखूं, तो रिजल्ट उल्टा हो जाएगा। यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पैदा करने के लिए फॉल करने वाली लाइट की वेवलेंथ रिक्वायर्ड थ्रेशोल्ड वेवलेंथ के या तो कम होनी चाहिए या उसके इक्वल होनी चाहिए। अब थ्रेशोल्ड वेवलेंथ हमारे पास सवाल में कितनी है? 375 नैनोमीटर। जबकि मेटल पे जो लाइट फॉल कर रही है उसकी वेवलेंथ कितनी है? 425 नैनोमीटर। इसका मतलब फॉलिंग लाइट की वेवलेंथ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से ज्यादा है, जबकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए फॉलिंग लाइट की वेवलेंथ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से या तो कम होनी चाहिए या उसके इक्वल होनी चाहिए। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी तो बात की बात है, इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे ही नहीं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा ही नहीं। आपके 94th एमसीक्यू का आंसर क्या होगा? डेल्टा, यानी नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 95, इफ द डिस्टेंस ऑफ द लैंप is increased from a photocell
द फोटोइलेक्ट्रिक करंट I इन अ फोटो सेल वेरीज विद द डिस्टेंस t एज, अभी आपके साथ डिस्कस किया कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट या नंबर ऑफ एजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स या फोटोइलेक्ट्रिक करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू d स्क्वायर, जबकि d क्या होता है, सोर्स का मेटल से फासला। आपके 95 एमसीक्यू का आंसर क्या होगा, 40। Question number 96, photon of energy 5.7 eV, now this is capital E, energy of photon, जिसको HF भी आप कह सकते हैं, are incident on the metal whose work function is 2.7 eV, now this is 5. The kinetic energy of the fastest electrons emitted in joules is, आपने Ke max निकालना है, आइंस्टाइन एनर्जी इक्वेशन, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की इक्वेशन, Ke max equals E minus 5, now Ke max आपने निकालना है, E क्या था 5.7, वर्क फंक्शन क्या था 2.7, तो Ke max क्या आ गया 3 eV, Ke max equals 3, और eV का मतलब क्या होता है 1.6 into 10 raised to the minus 19 and 3 into 1.6 is 4.8। आपके 96th MCQ का आंसर क्या होगा 4.8 into 10 raised to the minus 19 जूल यानी डेल्टा। Question number 97, the graph between maximum kinetic energy of photoelectrons versus frequency of incident photon on the metal surface is shown as the work function of the metal is। now इससे पहले कि मैं एमसीक्यू डिस्कस करूं, कुछ और एमसीक्यू के लिए बड़े अहम रिजल्ट डिस्कस कर लेते हैं, फिर इस एमसीक्यू की तरफ आते हैं। ये कौन सा ग्राफ है, ये काइनेटिक एनर्जी मैक्स और फ्रीक्वेंसी के दरमियान का ग्राफ है। नाउ इस ग्राफ का स्लोप आपको क्या देगा, प्लैंक्स कांस्टेंट, ये एमसीक्यू का रिजल्ट हो गया। इस ग्राफ का एक्स इंटरसेप्ट आपको क्या देगा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी f0, और इस ग्राफ का y इंटरसेप्ट आपको क्या देगा फाई, एंड फाई इज नोन एज वर्क फंक्शन। ये तीन बड़े अहम रिजल्ट आ गए, यानी स्लोप ऑफ Ke max frequency graph gives you Planck's constant, x intercept of this graph gives you threshold frequency, y intercept of this graph gives you work function। अब उसने आपसे इस सवाल में क्या पूछा गया है, क्या पूछा है, वर्क फंक्शन के बारे में पूछा है, तो वर्क फंक्शन कहां से आएगा, y इंटरसेप्ट से, और y इंटरसेप्ट आपको कहां पे होता है दिखाई दे रहा है -2 और -4 के दरमियान, और -2 और -4 के दरमियान कौन लाई करेगा, ऑफ कोर्स -3 लाई करेगा। 97th एमसीक्यू का आंसर क्या होगा 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी बीटा। Question number 98, light from a hydrogen discharge tube is incident on the cathode of a photoelectric cell. The work function of the cathode surface is 3.7 eV. Now this is a 5 work function. In order to reduce the photo current to 0, the voltage of the anode relative to the cathode must be, आपने stopping potential निकालना है। याद रखिएगा कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी या Ke max उन इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी होती है कि जो मैक्सिमम एनर्जी के साथ एमिट हो रहे होते हैं, और मैक्सिमम एनर्जी को एमिट करवाने वाली, मैक्सिमम एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करवाने वाली लाइट की अपनी एनर्जी भी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। हाइड्रोजन डिस्चार्ज ट्यूब व्हाइट कलर का स्पेक्ट्रम निकालती है कि जिसमें बहुत सारे कलर्स, बहुत सारी वेवलेंथ्स, बहुत सारी एनर्जीज होती हैं, और मैक्सिमम एनर्जी की वैल्यू हाइड्रोजन डिस्चार्ज ट्यूब के लिए कितनी होती है 13.6 eV। और ये सवाल काफी आसान हो जाता है। आइंस्टाइन की इक्वेशन Ke max इक्वल्स E minus 5, Ke max आपने निकालना है, एनर्जी मैक्सिमम एनर्जी मैंने पहले डिस्कस किया कितनी 13.6, वर्क फंक्शन 3.7, सो Ke max comes out to be 13.6 minus 3.7, दैट इज 9.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और आप सबको पता है कि Ke max को EV नॉट भी लिखा जा सकता है, तो इस Ke max की जगह क्या आ गया, EV नॉट इक्वल 9.9 E और E आपस में क्या हो जाएगा कैंसिल, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल कम्स आउट टू बी 9.9 वोल्ट या -9.9 वोल्ट, और माइनस का साइन ऑफ कोर्स इससे कि स्टॉपिंग पोटेंशियल रिवर्स पोटेंशियल होता है। 98 एमसीक्यू का आंसर क्या होगा, ऑफ कोर्स डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 99, लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी f is incident on a certain photoelectric substance with a threshold frequency of f0, the work function of the substance is, रूटीन की क्लास में भी हमने डिस्कस किया था कि वर्क फंक्शन का फॉर्मूला क्या होता है hf0। आपके 99th एमसीक्यू का आंसर क्या होगा 40। एक और एमसीक्यू का रिजल्ट f इक्वल c बाय लैम्डा का क्या मतलब है कि वर्क फंक्शन का फॉर्मूला hf0 भी हो सकता है और hc बाय लैम्डा नॉट भी हो सकता है, जिसमें f0 क्या है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और लैम्डा नॉट क्या है थ्रेशोल्ड
वेवलेंथ। आई रिपीट 99th एमसीक्यू का आंसर क्या होगा? चार्ली। क्वेश्चन नंबर 100, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए कौन सी बात सही है? एक एक ऑप्शन देख लें। अल्फा, एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ द फोटॉन्स। निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी का ताल्लुक फॉल करने वाली लाइट की फ्रीक्वेंसी के साथ होता है, इंटेंसिटी के साथ नहीं होता है। अल्फा ऑप्शन इज रॉन्ग। बीटा, द फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट एमिटेड बिलो अ सर्टेन मिनिमम इंटेंसिटी। अगेन, निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी का ताल्लुक या निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स का ताल्लुक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के होने का ताल्लुक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से होता है, इंटेंसिटी से नहीं होता। बीटा ऑप्शन भी गलत है। चार्ली, फॉर अ गिवन मेटल देयर इज अ मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट बिलो व्हिच नो एमिशन अकर्स। ये जुमला बिल्कुल ठीक है और किसकी तरफ इशारा है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की तरफ इशारा है। आपके 100 एमसीक्यू का आंसर क्या होगा? चार्ली। लेकिन लास्ट ऑप्शन भी देख लें। डेल्टा, द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड पर सेकंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। ये जुमला इससे गलत है कि नंबर का ताल्लुक इंटेंसिटी के साथ ही होता है, जबकि उसने इंडिपेंडेंट का वर्ड यूज किया हुआ। सो अल्फा, बीटा, डेल्टा ये गलत है और सही ऑप्शन कौन सी है? चार्ली, जो कि 100 एमसीक्यू का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 101, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्स द कैरेक्टरिस्टिक कर्व ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट आईपी versus voltage for two intensities I1 and I2 of a monochromatic light when incident on the same metal। तीन बातों का ख्याल रखना है। मोनोक्रोमैटिक लाइट का मतलब क्या है कि जो दोनों लाइट्स की रेस हैं उनकी वेवलेंथ, उनकी फ्रीक्वेंसी क्या सेम है? पहली बात। दूसरी बात, दोनों एक ही मेटल पे फॉल कर रही है, इसका मतलब दोनों के लिए स्टॉपिंग, दोनों के लिए वर्क फंक्शन भी क्या होगा? सेम होगा। तीसरी बात, दोनों की इंटेंसिटी सेम नहीं है, एक की इंटेंसिटी I1 और दूसरी इंटेंसिटी I2। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों लाइट एक ही मेटल पे फॉल करके एक ही जितने एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगी और उनको रोकने के लिए आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल भी क्या चाहिए होगा? सेम चाहिए होगा। लेकिन चूंकि दोनों लाइट रेस की इंटेंसिटी सेम नहीं है तो दोनों के निकाले हुए इलेक्ट्रॉन्स की तादाद यानी फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी सेम नहीं होगा। यानी F1 इक्वल्स F2, V1 इक्वल्स V2, बट I1 इज नॉट इक्वल टू I2। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ही है कि आपके इस एमसीक्यू में इंटेंसिटीज डिफरेंट होगी, स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम होंगे और करेक्ट वेरिएशन आपको किसमें दिखाई दे रही है? इस ग्राफ में। और ये कौन सा ग्राफ है? बीटा। 101 का आंसर है बीटा। देखें स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है? सेम है, लेकिन I2 का करंट I1 से ज्यादा है, चूंकि I2 की इंटेंसिटी I1 से ज्यादा है। ज्यादा इंटेंसिटी वाली लाइट ज्यादा करंट पैदा करती है एंड वाइस वर्सा। आई रिपीट 101st एमसीक्यू का आंसर क्या होगा? बीटा। क्वेश्चन नंबर 102, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? हमने गलत सेंटेंस तलाश करना है, एक एक ऑप्शन देख लें। अल्फा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिस्प्लेस पार्टिकल नेचर ऑफ द लाइट। अगर आपको याद हो तो आइंस्टाइन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन ही पार्टिकल नेचर से किया था। अल्फा ऑप्शन बिल्कुल सही है। बीटा, इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड ओनली इफ द वेवलेंथ ऑफ द लाइट इज बिलो अ कट ऑफ वेवलेंथ। अगर आपको याद हो तो हमने डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रॉन कब इमिट होते हैं कि जब निकलने वाली जो फॉल करने वाली जो लाइट है उसकी वेवलेंथ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से क्या हो? इक्वल हो या उससे कम हो। तो बीटा सेंटेंस भी पार्टली आपको सही दिखाई दे रहा है। चार्ली, ऑल इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स एट अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट हैव द सेम एनर्जी। हम डिस्कस कर चुके हुए हैं और ये उस एक्सपेरिमेंट का जो हमने लेक्चर में डिस्कस किया था पहले ही रिजल्ट था कि तमाम निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी सेम नहीं होती। गलत सेंटेंस तलाश करना था। 102 एमसीक्यू का आंसर क्या होगा? चार्ली। लेकिन जरा लास्ट ऑप्शन भी देख लें। चेंजिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट चेंजेस द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ये जो मैं बिल्कुल ठीक है, क्योंकि लाइट की फ्रीक्वेंसी ही डिसाइड करेगी कि निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी क्या होगी। सो अल्फा, बीटा और डेल्टा ये तमाम ऑप्शंस ठीक हैं, हमने गलत ऑप्शन तलाश करनी थी। 102 एमसीक्यू का आंसर क्या होगा? चार्ली। क्वेश्चन नंबर 103, इन आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन के ई इक्वल्स HF माइनस फाइव के स्टैंड फॉर। ये बहुत दफा डिस्कस हो चुका है कि आइंस्टाइन की इक्वेशन आइडियोलॉजी को डील करती है, यानी आइंस्टाइन की इक्वेशन सिर्फ उन इलेक्ट्रॉन्स को डील करती है जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के साथ निकलते हैं। आपके 103rd एमसीक्यू का आंसर क्या होगा? चार्ली, यानी के ई बेसिकली के ई मैक्स है। 104, एन इलेक्ट्रॉन एंड अ प्रोटॉन हैव द मोमेंटम इन रेशियो 3:5। यहीं पे रुक जाते हैं। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के मोमेंटा की रेशो यानी P1/P2 क्या है? 3/5। द रेशियो ऑफ देयर de Broglie वेवलेंथ इज। हमने पढ़ा था कि de Broglie वेवलेंथ क्या होती है? लैम्डा इक्वल्स h/mv और mv क्या होता है? मोमेंटम। तो de Broglie वेवलेंथ क्या आ गई? h/p
H क्या है कांस्टेंट, इसका मतलब de Broglie wavelength is inversely proportional to momentum of the particle। यहां से रेशियो निकालें तो λ1 over λ2 इज इक्वल टू, बहुत ध्यान से देखिएगा, P2/P1। इसलिए मैंने पहले आपकी आसानी के लिए यहां पे लिख दिया था कि P1/P2 क्या था 3/5, तो P2/P1 क्या हो जाएगा 5/3। आपके 104th एमसीक्यू का आंसर क्या होगा चार्ली। क्वेश्चन नंबर 105, अकॉर्डिंग टू de Broglie हाइपोथेसिस मैटर वेव्स आर एसोसिएटेड विद। de Broglie की क्वेश्चन क्या है, लैम्डा इक्वल्स H/mv, और इसमें आपको कहीं पे भी कोई चार्ज का फैक्टर दिखाई नहीं दे रहा है। इसका मतलब de Broglie वेवलेंथ हर उस पार्टिकल की होगी कि जिसकी मास होगी और जो भी वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा। 105 एमसीक्यू का आंसर क्या होगा डेल्टा, यानी ऑल मूविंग पार्टिकल्स वेदर चार्ज्ड और न्यूट्रल। Question number 106, if an electron and an alpha particle propagate in the form of the waves having the same wavelength, it implies that they have the same। Again, अगर आपने ध्यान से देखा हो तो लैम्डा किसके बराबर होता है H/P। सो लैम्डा अगेन किसके बराबर है H/P। एज इट इज फॉर्मूला मैंने आपके सामने लिख दिया। अब जरा ध्यान से देखिएगा, H तो कांस्टेंट है ही है। अब उसके सवाल में क्या कहा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन और अल्फा पार्टिकल, इन दोनों पार्टिकल्स की वेवलेंथ भी क्या सेम है। तो अगर H भी सेम है, लैम्डा भी सेम है, तो इन दोनों पार्टिकल्स का जाहिर सी बात है मोमेंटम भी क्या होगा सेम होगा। 106th एमसीक्यू का आंसर क्या होगा बीटा, यानी मोमेंटम। क्वेश्चन नंबर 107, वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन मूविंग विद द स्पीड ऑफ 2 × 10⁻6 मीटर पर सेकंड इज। One of the easier MCQs, lambda equals H/mv, H क्या है 6.6 × 10⁻34, mass of electron 9 × 10⁻31, और velocity क्या है 2 × 10⁻6। अगेन कोशिश क्या है, पहले नॉन जीरो नंबर से बिहेवियर का पता चला लें, अगर पता चल गया ठीक है, ना चला तो फिर हम 10 की पावर्स को सॉल्व कर लेंगे। और अगेन जरा ध्यान से देखिएगा 6.6 कैन बी रिटन एज 66/10। नाउ अब आपने सिर्फ इसको फोकस करें 66 को, और दिस इज ऑलमोस्ट 63। 6.6 को मैंने क्या बनाया 66/10, 10 बाकी 10 की पावर्स के साथ सॉल्व कर लेंगे, अगर करना पड़ेगा। 66 इज ऑलमोस्ट 63, नीचे क्या है 9 × 2, 63/9 is 7, so this comes out to be 7/2, and 7/2 is 3.5। तो आपकी ऑप्शन 3.5 से करीब होगी, यानी 3.4 हो सकती है, 3.3 हो सकती है, जो भी होगा 3.5 के आसपास ही होगा। अगर आप देखें तो सिर्फ एक ही ऑप्शन हमें दिखाई दे रही है जो 3.5 के आसपास है, वो एक्जैक्टली खुद भी 3.5 ही है। 107 एमसीक्यू का आंसर क्या होगा 3.5 × 10⁻10 मीटर, यानी बीटा। क्वेश्चन नंबर 108, इन द फोटोइलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑब्जर्व्ड एज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इज बीइंग डिक्रीज्ड। जब आपने फोटोइलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट में या फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट वाले एक्सपेरिमेंट में फॉल करने वाली लाइट की फ्रीक्वेंसी में क्या कर दी, कमी कर दी, तो बताएं इनमें से क्या ऑब्जर्व नहीं होगा। एक एक ऑप्शन देख लें। अल्फा, स्टॉपिंग पोटेंशियल डिक्रीजेस विद फ्रीक्वेंसी, बिल्कुल ठीक है। उसकी वजह क्या है कि जब फ्रीक्वेंसी में क्या होगी कमी होगी, तो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी में भी क्या हो जाएगी कमी हो जाएगी, और उनको रोकने के लिए आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल भी कम चाहिए होगा। रिमेंबर, हमने सही ऑप्शन नहीं तलाश करनी, हमने गलत ऑप्शन तलाश करनी है। सो अल्फा ऑप्शन सही है, लेकिन इस एमसीक्यू का आंसर नहीं है। बीटा, देयर इज नो चेंज इन फोटोइलेक्ट्रिक करंट सो लॉन्ग दैट द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट बीम रिमेन्स द सेम। ये भी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि फोटोइलेक्ट्रिक करंट सिर्फ उसी वक्त चेंज होता है जब फॉल करने वाली लाइट की इंटेंसिटी चेंज हो रही होती है। Charlie, the time lag between incidence of electromagnetic waves and the ejection of electrons increases as the frequency decreases। ये एक जुमला इसलिए गलत है कि अगर आपको फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के 3 रिजल्ट याद हो, तो तीसरा रिजल्ट क्या था कि इलेक्ट्रॉन्स इंस्टेंटेनियसली एमिट होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स के एमिट होने का प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होता है, लिहाजा फॉल करने वाली लाइट की फ्रीक्वेंसी चेंज करने से इस प्रोसेस में कोई चेंज नहीं आएगी। आपके 108 एमसीक्यू का आंसर क्या होगा चार्ली। लेकिन लास्ट ऑप्शन भी देख लें, बिलो अ सर्टेन क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी द फोटोइलेक्ट्रिक करंट ड्रॉप्स टू 0। जी बिल्कुल, ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की तरफ इशारा है, और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से नीचे फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होता। आई रिपीट, आपके 108 एमसीक्यू का आंसर क्या होगा चार्ली। क्वेश्चन नंबर 109, लाइट क्वांटा ईच ऑफ एनर्जी 3.2 × 10⁻19 जूल इज इंसिडेंट ऑन द मैटर सरफेस इन अ फोटो सेल। तो ये आपको एनर्जी ऑफ द क्वांटा गिवन है। The current through the photocell stops flowing when the cathode has a potential of 0.4 volt with respect to anode. Now this is stopping potential V0. The work function
ऑफ द मेटल इज। उसने यहाँ पे वर्क फंक्शन को W का नाम दे दिया है, हम रूटीन में वर्क फंक्शन को फाई का नाम लेते आ रहे हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आइंस्टाइन की क्वेश्चन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की, फाई इक्वल्स ई माइनस के ई मैक्स, और के ई मैक्स की जगह क्या लिखा जा सकता है, ईवी नॉट, पहले भी डिस्कस हो चुका हो। नाउ प्लीज फाई आपने निकालना है, इक्वल ई क्या है 3.2 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 माइनस चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19, और स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना था 0.40, दैट इज 40/100। नाउ प्लीज यहां से देखिएगा फाई इक्वल 3.2 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 माइनस, अगेन प्लीज ध्यान से देखिएगा 10 टू पावर माइनस 19 वैसे का वैसा आ गया। नाउ दिस बिकम्स 0 0 कैंसिल हो गया, ध्यान से देखिएगा 0 0 कैंसिल हो गया। नाउ 4/10 इज, मैं सिर्फ 1.6 4/10 को अगर आपके साथ शेयर कर लूं, 1.6 and 4/10. Now this can be written as 1.6 into 2/5. Now 2 into 1.6 is 3.2 over 5, and 3.2 over 5 is 0.6. तो 1.6 और 40/100 मिल के हमें क्या दे रहे हैं 0.6। अब इन दोनों में से 10 टू पावर माइनस 19 क्या ले लें, कॉमन ले लें, तो यहां से क्या आ जाएगा 3.2, यहां से क्या आ जाएगा 0.6, 3.2 माइनस 0.6 इज 2.6। आपके 109th एमसीक्यू का आंसर क्या होगा, अल्फा। क्वेश्चन नंबर 110, अ फोटो सेल इज इल्यूमिनेटेड बाय अ स्मॉल ब्राइट सोर्स प्लेस्ड 1 मीटर अवे, when the same source of the light is placed 0.5 meter away, the number of electrons emitted by the photocathode would be। अभी आपके साथ डिस्कस किया कि इंटेंसिटी ऑफ द फॉलिंग लाइट या फोटोइलेक्ट्रिक करंट या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर, जबकि डी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स एंड द मेटालिक प्लेट। नाउ जरा ध्यान से देखें, तो आपके पास पहला डिस्टेंस कितना था 1 मीटर, और दूसरा डिस्टेंस कितना था 0.5 मीटर, यानी हाफ मीटर, यानी आपने डिस्टेंस पहले के मुकाबले में हाफ कर दिया, यानी आपने डिस्टेंस पहले के मुकाबले में 2 गुना कम कर दिया। तो जब डी का फैक्टर पहले के मुकाबले में 2 गुना कम हो रहा है, तो आई का फैक्टर जो कि करंट भी कहलाया जा सकता है, इंटेंसिटी भी कहलाया जा सकता है, और नंबर ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स भी कहलाया जा सकता है, ये आई का फैक्टर 4 गुना ज्यादा हो जाएगा। आपके 110th एमसीक्यू का आंसर क्या आएगा, इंक्रीजेस बाय 4, यानी बीटा। Question number 111, the stopping potential necessary to reduce the photoelectric current to 0। एक एक ऑप्शन देख लें। अल्फा is directly proportional to wavelength of the incident photon. Fact of the matter is it is inversely proportional to wavelength of the photon. कैसे, अभी थोड़ी देर में देखते हैं। बीटा uniformly increases if the wavelength of the incident photon। अब याद रखिएगा, ये फिर वही बात है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल वेवलेंथ के डायरेक्टली नहीं बल्कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। चार्ली, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट फोटोन। इनफैक्ट स्टॉपिंग पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कॉमन सेंस है, फॉल करने वाली लाइट की फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होगी, निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी भी उतनी ज्यादा होगी, उनको रोकने के लिए आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल भी उतना ही ज्यादा चाहिए होगा। और डेल्टा यूनिफॉर्मली इंक्रीजेस विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ द द इंसिडेंट फोटोन। आपके 111th एमसीक्यू का आंसर क्या होगा, डेल्टा। स्टॉपिंग पोटेंशियल के मैक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। के मैक्स क्या है, निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, और के मैक्स के इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फॉल करने वाली लाइट की फ्रीक्वेंसी के, और ये तमाम चीजें फॉल करने वाली लाइट की वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं। आई रिपीट, 111th एमसीक्यू का आंसर क्या आएगा, डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 112, फॉर अ फोटो सेल द ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ कट ऑफ वोल्टेज वी नॉट विद फ्रीक्वेंसी ऑफ। बताएं इनमें से कौन सा ग्राफ सही है। तो ये ग्राफ आप पहले भी देख चुके हैं अगर आपको याद हो, लेकिन ये आपने ग्राफ पहले किसके लिए देखा था, के मैक्स के लिए और फ्रीक्वेंसी के लिए, जिसमें ये अगर आपको याद हो तो क्या कहलाता है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। लेकिन आप सबको पता है कि के मैक्स किसके बराबर होता है, ईवी नॉट, और ये क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन विच इज अ कांस्टेंट। इसका मतलब के मैक्स और स्टॉपिंग पोटेंशियल एक दूसरे के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर आप यहां पे के मैक्स की जगह स्टॉपिंग पोटेंशियल भी ले लेंगे तो आपकी ग्राफ की शेप पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 112th एमसीक्यू का आंसर क्या होगा, डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 130, द वर्क फंक्शन फॉर एल्यूमिनियम सरफेस is 4.2 electron volt. The cutoff wavelength for the photoelectric effect is अभी हमने ये देखा था कि वर्क फंक्शन किसके बराबर होता है, HF नॉट
एफ नॉट क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो यूजिंग एफ इक्वल सी बाय लैम्डा, तो वर्क फंक्शन क्या आ जाएगा, एस सी बाय लैम्डा नॉट। यहां से अगर मैं लैम्डा नॉट को दे लिया हूं, 5 को दे लिया हूं, तो हमने थ्रेशोल्ड वेवलेंथ निकालनी थी, सो दिस कम्स आउट टू बी एस सी ओवर 5. Now what is H? 6.6 into 10 raised to the power minus 34. What is C? 3 into 10 raised to the power 8. What is work function? 4.2 eV. That is 4.2 into 1.6 into 10 raised to the power minus 19. Now please again non-zero numbers are the key here. कैसे? ध्यान से देखिएगा. 6.6 को ऑलमोस्ट क्या ले लेते हैं हम, 6.4, और 4.2 को ऑलमोस्ट क्या ले लेते हैं हम, 4. तो 4 इंटू 1.6 है 6.4, ये और ये कैंसिल, यानी ये और ये तीनों फैक्टर क्या हो जाएगा, खत्म. तो सिर्फ कौन सा फैक्टर बचेगा, 3 का. तो आपके आंसर का पहला नॉन जीरो नंबर 3 या उसके आसपास का होगा. ऐसे मुझे सिर्फ एक ही ऑप्शन दिखाई दे रही है. आपके 113 एमसीक्यू का आंसर क्या होगा, ऑफ कोर्स 40. आपको 10 के पास को सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है. क्वेश्चन नंबर 114. टू मेटल्स A and B were illuminated with appropriate radiations so as to cause photo emission. The work function of metal A is higher than that of B. Then now A के लिए वर्क फंक्शन ज्यादा है, B के लिए, B मेटल के लिए वर्क फंक्शन कम है. इसका क्या मतलब होगा कि A मेटल से इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए आपको ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाली लाइट चाहिए होगी, और बी मेटल से इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए आपको कम फ्रीक्वेंसी वाली लाइट चाहिए होगी. इसका कोई मतलब ये लिया जा सकता है क्या कि ए मेटल के लिए रिक्वायर्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज्यादा है और बी मेटल के लिए रिक्वायर्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कम है. इनफैक्ट ये सारी थ्योरी मैथ में भी समझी जा सकती है. वर्क फंक्शन किसके बराबर होता है, एच एफ नॉट. एफ नॉट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो वर्क फंक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्क फंक्शन. तो जिस मेटल का वर्क फंक्शन ज्यादा होता जाएगा उसके लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी क्या होती जाएगी, ज्यादा होती जाएगी. आपके 114th एमसीक्यू का आंसर क्या होगा, बीटा, यानी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ मेटल ए विल बी मोर देन दैट ऑफ बी. यहां पे आपको मैथमेटिकली लिखा भी दिखाई दे रहा है. स्टूडेंट्स आज के लिए लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 115. A student performing a photoelectric effect experiment found that the current in the photocell stopped flowing when the anode is minus 0.75 volt with respect to emitting cathode. By the way, this minus 0.75 volt is stopping potential. The maximum kinetic energy of the photoelectrons is, आज बहुत दफा हमने फॉर्मूला देखा, रूटीन के लेक्चर में भी बहुत दफा देखा कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू EV नॉट. ये आपने निकालनी है. E क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना था, 0.75, जिसको मैंने क्या लिख दिया, 75/100. के मैक्स आपने निकालना है इक्वल 1.6 इंटू 10⁻⁻19. एज इट इज आ गया. तीसरा ध्यान से देखें, 75/100 इज 3/4, और मैं सारा फोकस मेरा किस पे होगा, 1.6, 3 और 4 पे. 1.6 को क्या लिखा सकता है, 16/10, 10 बाकी 10 की पावर के साथ सॉल्व हो जाएगा. This comes out to be 3/4. 16/4 is 4. 4 into 3 is 12. तो आपके आंसर के पहले दो नॉन जीरो नंबर क्या होंगे, 1 या 2. तो आपका आंसर क्या आ सकता है, 12 into 10 raised to power something, 0.12 into 10 raised to power something, 1.2 into 10 raised to power something. जो भी आएगा उसमें पहले दो नॉन जीरो नंबर क्या होंगे, 1 and 2, और ऐसे मुझे एक ही ऑप्शन दिखाई दे रही है. आपके 115th एमसीक्यू का आंसर क्या होगा, 1.2 इंटू 10⁻⁻19 जूल, यानी आपके 115th एमसीक्यू का आंसर क्या होगा, अल्फा. होपफुली आज के तमाम सवाल आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे. अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज.